Hi everyone, I welcome you all in this lecture series on predictive analytics for city planning. My name is Nabil Shakir and this is lecture 5 जिसमें हम बात करेंगे predictive algorithms के बारे में. So I will strongly recommend कि अगर आपने lecture 4 नहीं देखा अभी तक, जो कि इसका एक प्री requisite lecture है, तो आप काइंडली उसको पहले देखिएगा जिसमें हमने मशीन लर्निंग के बारे में बात की थी. तो जो predictive algorithms है बेसिकली ये उन्हीं मशीन लर्निंग सिस्टम्स का एक पार्ट है जो आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के इस लेक्चर को मैंने 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है, जो कि पर्टिकुलरली एल्गोरिथम्स की टाइप्स हैं. तो सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग है और जिसमें मेजोरिटी ऑफ ओवर टॉक जो है वो रिलाई करेगी. उसकी एक वजह ये भी है कि सुपरवाइज लर्निंग जो है वो एक तो इफ आई से लाइक अ वेरी इजियर वन, और इसके अलावा जो कि प्लानिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई बिग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं होते. तो जो सुपरवाइज लर्निंग है एक तो वो स्मॉल डेटा सेट पे भी बड़ी अच्छी काम करेगी. इसके अलावा अगर आपका बिग डाटा है तो ऑफकोर्स वो उससे भी ज़्यादा बेहतर जो है आपको रिजल्ट देगी. इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है जो प्लानिंग कॉन्टेक्स्ट में है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो रिमेनिंग टू है. तो इसलिए जो मेजर जो कि ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है और मैं इसमें कोई कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आपके सामने नहीं रखूँगा अभी. मैं ईजीएस्ट वन से स्टार्ट करूँगा और स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं इसको एडवांस की तरफ ले जाऊँगा जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग है. तो सुपरवाइज लर्निंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा. जो पहला पेपर है वो मेरा खुद का एक रिटन पेपर है बेसिकली. अभी पब्लिश नहीं है तो वेब पे नहीं मिलेगा. इफ़ यू वांट सो यू कैन आस्क मी इन प्राइवेट, लाइक आई विल शेयर द रीडिंग कॉपी टू यू. बेसिकली इसमें मैंने 3 सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का कंपैरिजन किया और पर्टिकुलरली ट्रैवल मोड चॉइस को प्रिडिक्ट करने के लिए लाहौर सिटी के अंदर. और उसमें जो सबसे बेहतर जिसने परफॉर्म किया मैंने इसको रैंडम फॉरेस्ट उसी का नाम दे दिया. सो बेसिकली ये एक जर्नल व्यू है जो कि अगर आप लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग और ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, तो बेसिकली इस पेपर में मैंने उसको कंपेयर किया हुआ है. इसके अलावा अगर मोर डिटेल आपने जानना है और पर्टिकुलरली बुक के कुछ पेजेस हैं 25 से 54 जो कि हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, साइकिल लर्न, केरास, टेंसरफ्लो लाइब्रेरीज हैं. बेसिकली हम प्रैक्टिकल सेशंस में देखेंगे इसे और ये बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टूल्स और टेक्निक्स हैं जो कि आपको बिल्ड इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प करेंगे. तो अगर हम एक बिग पिक्चर देखें, अभी तक जो डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हम सीखते हैं उसमें जो फर्स्ट टू हैं डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक, वो बेसिकली सारी की सारी आपको पास्ट के बारे में बताती हैं और प्रेडिक्टिव और पर्सपेक्टिव जो है वो जो एस्पेक्ट्स हैं डाटा एनालिसिस के आपको फ्यूचर के बारे में बताएंगे. सो व्हाट वी नॉर्मली डू जब हमें कोई भी डाटा मिलता है, आइदर स्मॉल डाटा सेट और लार्ज डाटा सेट, चाहे वो रियल स्टेट से है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से गुजारते हैं और देखते हैं व्हाट व्हाट ऑलरेडी हैज हैपेंड, लाइक तो पास में क्या हुआ है और फिर उसको डायग्नोज करते हैं कि वो क्यों हुआ. सो बेसिकली कुछ प्रीवियस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने के लिए हम इस दो तरह के एनालिसिस को यूज करते हैं. लेकिन अगर हम ये देखें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो इसको हम एक्सपेंड करके प्रेडिक्टिव मेथड्स की तरफ चले जाते हैं और फिर देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर. और अगर हमें ये चीज़ पता चल जाती है और हम एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो फिर हम कुछ सोल्यूशंस, कुछ रिकमेंडेशन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं. अभी तक हम जो आल्दो हमारी बैचलर स्टडीज़, मास्टर लेवल स्टडीज़ में हम बहुत अच्छा सीखते हैं कैसे डेटा को डिस्क्राइब करना है, डायग्नोज कैसे करना है. लेकिन प्रेडिक्टिव की जब बात आती है तो हम मोस्टली रिग्रेशन और इसी तरह के एनालिसिस यूज करते हैं, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मशीन लर्निंग मेथड्स हैं जो आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे. और ये बेसिकली टॉपिक जो आज का हम डिस्कस करेंगे वो सारे इसी के बारे में होगा. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक स्लाइड दिखाई थी, इज अ सेम स्लाइड. मशीन लर्निंग के अगर हम इसको बिगर कॉन्टेक्स्ट में इसको कैटेगराइज करें तो 3 तरह की होती है. नंबर 1 सुपरवाइज लर्निंग है जो कि आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करेंगी. सेकंड अनसुपरवाइज लर्निंग है जो कि क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में आपकी हेल्प करेगी. और तीसरी थोड़ी एडवांस काइंड ऑफ लर्निंग मेथड है जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, जो कि आज के दौर में आपको बहुत ज़्यादा
इसकी एप्लीकेशंस मिलेंगी, लेकिन एट दिस लेवल इट्स अ काइंड ऑफ कम्प्लेक्स, सो मैं मोस्टली जो बात करूँगा वो सुपरवाइज लर्निंग की करूँगा। सो अगर हम स्टार्ट करें सुपरवाइज लर्निंग से, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रेन करते हैं और उससे कुछ सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हैं। जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा, सुपरवाइज, दैट्स मीन आप टोटली तौर पे सुपरवाइज कर रहे हो उस मॉडल को जो आप डेवलप करोगे प्रिडिक्ट करने के लिए। यानी कि एवरीथिंग जो है वो आपके हाथ में है, आपने उस मॉडल को बताना है कि आपने किस तरह से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कोई भी ऑब्जर्वेशन है, डाटा सेट है इधर स्मॉल और लार्ज और बिग डाटा, तो मैं उसको बताऊंगा कि आपने एल्गोरिथम को कि इसमें से फॉर एग्जांपल 80% जो डाटा है वो मॉडल की ट्रेनिंग में, और जो बाकी 20% है उसको टेस्टिंग में या वैलिडेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं उसको कहूँगा कि आप 70% जो डाटा है उसको ट्रेनिंग में इस्तेमाल करो और बाकी 10 और 20% वैलिडेशन और टेस्टिंग में इस्तेमाल कर लो। तो दैट्स मीन एवरीथिंग जो है वो मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ और मैं उस मॉडल को बता रहा हूँ कि इस तरह से जो है ना आपने काम करना है, और वो जो सीखेगा ट्रेनिंग के दौरान फिर वैसा ही फ्यूचर के लिए वो बिहेव करना शुरू हो जाएगा। और इसमें मोस्टली जो दो टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी, उसमें से नंबर 1 टारगेट है और सेकंड वन इज जो है वो लेबल है। तो ये बेसिकली वो समझ लो कि जैसे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसको, तो लेबल्स जो है वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और टारगेट जो है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिफरेंट काइंड है सुपरवाइज की, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मानना है उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया, उन्हीं की आज मैं बात करूंगा। जो सबसे वन है, नंबर 1 पे है वो लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। आप लोग इससे बहुत फैमिलियर होंगे क्योंकि आप इसको बैचलर लेवल से ही इस्तेमाल करते आ रहे होंगे। तो जो लाइक रिग्रेशन मॉडल है ये 1970s और मे बी 65 में ये बने थे उस एज में, और उसके बाद अभी तक जो है 2020 तक इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और लोग इसको आज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी जब प्रेडिक्शंस की बात आती है तो इनकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू जो मशीन लर्निंग मेथड्स हैं। हाल तो ये जितने भी मशीन लर्निंग मेथड्स हैं वो सारे के सारे उनमें कहीं ना कहीं आपको रिग्रेशन के, लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे उन्हीं से लर्न करके बनाए गए हुए हैं। लेकिन जो कि एडवांसमेंट है तो ये ज़्यादा अच्छे प्रोडिक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जो सबसे वन पे हम बात करेंगे वो वेरी कॉमन रिग्रेशन मेथड है। उसके बाद के नियरेस्ट नेबर है जो कि सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पर्टिकुलरली जब आपके पास स्मॉल डाटा सेट होगा। उसके बाद डिसीजन ट्री, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। उसके बाद एंड ऑफ फॉरेस्ट है जो कि आपको क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन दोनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा स्पॉट वेक्टर मशीन है और वो भी आपको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो अगर हम बात करें फर्स्ट एल्गोरिथम की, फर्स्ट ये स्टैटिस्टिकल मेथड है बेसिकली, तो उसमें लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है। सो आपको पता है, अगर तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में दो चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि जो यूजर्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन कि जिसमें आइदर दे विल यूज और नो, जीरो और वन वाली सिचुएशन होती है। तो उन केसेस में तो हम बहुत इजीली जो है लीनियर रिग्रेशन लगा के उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मैंने इसमें कोई स्टैटिस्टिकल ऐड नहीं किया, इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐड नहीं की, क्योंकि मैं इस लेक्चर को जितना सिंपल हो सके रखना चाहता हूँ। आल्दो इसमें बहुत ज़्यादा स्टैट और मैथ इन्वॉल्व होता है जो मैं नहीं चाहता आपको कंफ्यूज करने के लिए। बेसिकली एक लेक्चर हमने ऐड किया हुआ है, सबसे लास्ट वाला जो लेक्चर है मॉड्यूल 1 का, उसमें हम बेसिकली यही चीज़ें देखेंगे इक्वेशंस के बारे में। और इसी तरह अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, आपके पास नॉन लीनियर रिलेशन है तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं। और अगर अगर आपके पास प्रेडिक्टिव जो क्लासेस हैं, जो कि आपके पास टारगेट वेरिएबल है वो दो से ज़्यादा है, कि 3 और 5 और 4 आपके पास क्लासेस हैं, तो हम मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर लेते हैं। और द सेकंड और जो मोस्ट ईजीएस्ट वन है वो है के नियरेस्ट नेबर, KNN। ये आपको दोनों तरह के प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेगा, क्लासिफिकेशन भी, रिग्रेशन भी। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस मिलेंगी वो आपको क्लासिफिकेशन की मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ईजी एल्गोरिथम है और इसकी एक्यूरेसी लीनियर रिग्रेशन से बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये आपको इंटरप्रेट करना इसको बहुत आसान है और इतना कैलकुलेशंस के लिए टाइम भी नहीं चाहिए, बड़ा स्मूथली और फास्ट रन करता है ये। और इसके अलावा इसकी जो प्रेडिक्टिव पावर है स्मॉल डाटा सेट पे भी इवन वो बहुत अच्छी होती है। तो हम अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है बेसिकली।
तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी, हम ये कह लेते हैं कि क्लास ए वो लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, क्लास बी वो लोग हैं जो कि मे बी दे आर लाइक टू ड्राइव अ कार। और अब यहाँ पे कुछ नए लोग मजीद ऐड हो गए हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो न्यू लोग आए हैं माइग्रेट होने के बाद, और जो नया आने वाला कम्यूटर है बेसिकली हमें ये डिसाइड करना है कि ये आइदर विल गो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और वे भी या अपनी व्हीकल ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करेगा। सो इनिशियल डाटा हम कुछ सेट कर देते हैं, मॉडल को ट्रेन कर देते हैं उस डाटा पे। उसके बाद ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये डिस्टेंस फाइंड करता है फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये न्यू कम्यूटर है, जाहिर बात है इसका कोई सोशो डेमोग्राफिक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सेम लाइक वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कार या व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एल्गोरिथम हमें हेल्प करेगा इसको क्लासीफाई करने के लिए कि इसको किस ग्रुप में रखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर तो दो हैं, तो उन केसेस में इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जिस ग्रुप के साथ ज़्यादा मैच करेंगे और जिसकी ज़्यादा क्लोज होगा ये ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में चला जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हमारी बहुत हेल्प करेगा। दो चार पाँच लोगों का तो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास थाउजेंड्स और मे बी मिलियन और बिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी तो उनको डिफरेंट क्लासीफाई करना विद इन द डिफरेंट ग्रुप्स, उसमें ये हमारे यहाँ जो एल्गोरिथम है ये बहुत काम का है, क्योंकि पर्टिकुलरली ईजिएस्ट मानना है और इसमें कुछ ज़्यादा पैरामीटर्स भी नहीं है जो आपको ट्यून करने हैं। बेसिकली ये पैरामीटर्स होते क्या हैं, इसमें जो एक पैरामीटर हमें उसको ख्याल रखना पड़ेगा वो के की वैल्यू है। बेसिकली हमें बताएगा कि कितने नेबर्स बनाने हैं, दो चार पाँच सात का आप कितने नेबर्स बनाने के बाद उसको जो है वो क्लासीफाई करना चाहते हैं। अब सारी बात जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, तो तीन डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तीनों के अपने अपने रोल हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा वाला जो ज़्यादा सूटेबल है और जो कि हमें अच्छी प्रोडिक्शन परफॉर्मेंस जो है वो देता है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जब के की वैल्यू को डिफाइन करना होता है तो हम एक छोटा सा एनालिसिस रन करते हैं जो हमें ये बताएगा कि किस के वैल्यू पे आपको एरर के चांसेस सबसे कम है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस परफॉर्म किया और मुझे ये पता चला कि जो नंबर 5 है और मे बी 7 और 9 जो है ये ऐसे नंबर्स हैं जिन पे मुझे सबसे कम मीन एरर मिल रहा है। दैट्स मीन अगर मैं के की वैल्यू इनमें से कोई रखूंगा तो मेरे जो मॉडल की प्रेडिक्टिव कैपेसिटी है और जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा जब के वैल्यू सारी बात आप चेंज करोगे तो आपको डिसीजन बाउंड्री भी चेंज होती हुई नजर आएगी, जो कि यहाँ पे मैंने 4 पिक्चर्स में एज ए एग्जांपल आपको दिखाई है। और पर्टिकुलरली हम मैनुअली नहीं करते, हम ये करते हैं तो इसका एरर चेक कर लेते हैं एक ही दफ़ा, और जिस पे काम होता है फिर उसी को हम उसी के वैल्यू पे अपने मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम इस पर मजीद बात करेंगे कि कैसे ये के वैल्यू फाइंड करते हैं और कैसे इस मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है उसको कैसे आपने ट्रेन करना होता है। इसके अलावा सेकंड और जो सबसे कॉमन है वो डिसीजन ट्री है, और इसके बारे में ऑलमोस्ट आप सबने सुना होगा कि ये फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक स्टार्टिंग नोड होता है, उसके बाद ये आगे रूट्स बनाती हैं और सबसे लास्ट पे जो नोड्स हैं वो बेसिकली आपको जो आपके टारगेट वेरिएबल्स हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है, ये इफ देन एल्स की स्टेटमेंट अगर आप जानते हैं कि अगर एक एक चीज़ अगर होती है और उससे क्या आगे अफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक डिसीजन ट्री बनाना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने क्लासिफिकेशन करनी है या मैंने प्रेडिक्शंस करनी है, मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर क्लासीफाई है तो मुझे ये देखना होगा कि जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किस कैटेगरी का है। वो मल्टीपल कैटेगरीज में आता है या टू में आता है। अगर टू में है तो सिंपल क्लासिफिकेशन ट्री इज इनफ, और अगर वो मल्टीपल में है तो इसका एक एक्सटेंशन है डिसीजन ट्री की, C4.5 एल्गोरिथम हम कहते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम इसको अप्लाई भी करेंगे, फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। इस तरह अगर हमें प्रेडिक्शन करनी है तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वेरिएबल्स में वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर लीनियर है तो सिंपल रिग्रेशन ट्री हम यूज कर लेते हैं, अगर नॉन लीनियर है तो अगेन हम C4.5 एल्गोरिथम है उसको यूज कर लेते हैं। अब इसमें जो एक ही पैरामीटर है जो आपको ट्यून करना है वो है जीनी इंडेक्स। मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पर नहीं लिखी मैंने, मैं इसको कम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, तो दैट्स वाई मैंने जस्ट उसका नाम दिया है। और मैं उसने मेरे इक्वेशन के साथ ज़्यादा डील भी नहीं करना होता, बिकॉज हम कोई न्यू एल्गोरिथम नहीं बना रहे, हमारे लिए एग्जिस्टिंग वन जो उनको यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा सेट के ऊपर, और ये एग्जिस्टिंग वन ऑलरेडी इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हमें मिल जाती हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं अपने प्लानिंग के डाटा सेट के ऊपर, जो कि प्रैक्टिकल सेशन में हम इस पर मजीद बात करेंगे। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं
तो एक चीज़ आपको वहाँ देखना होती है कि जो कस्टमर है वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल डिसीजन है, अगर हमें डिसीजन लेना है कि इंस्टॉलमेंट पे कर पाएगा या नहीं, तो हम ये देखते हैं उसकी फॉर एग्जाम्पल उसकी सेविंग क्या है। अगर तो लो सेविंग है तो फिर हम देखते हैं कि उसके एसेट्स तो कम नहीं है। अगर उसके पर्सनल एसेट्स कम है दैट्स मीन तो वो एक हाई रिस्की कस्टमर है, मे बी इन बिटवीन वो छोड़ सकता है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा। इसके अलावा अगर नहीं है तो वो गुड रिस्क है आपके पास। अगर तो इनकम लेवल आपका लाइक सेविंग बहुत हाई है, फिर हम ये देखते हैं कि इनकम लेवल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेस देन 30K है तो बैड रिस्क है, अगर नहीं तो वो गुड रिस्क है। इसके अलावा अगर सेविंग मीडियम है तो लाइक फॉर वो जो भी एग्जांपल आपने इसको देनी होगी डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये डेमोग्राफिक डाटा पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली जब आपने एडवर्टाइजमेंट बजट एलोकेशन करनी होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जब डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन एनालिसिस करना है, उसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपने अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी डायबिलिटी चेक करनी है तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि बड़ा इजी है और इसमें ज़्यादा पैरामीटर्स भी नहीं है ट्यून करने के लिए, तो इसलिए आपको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी से भी नहीं पाला पड़ेगा। डिसएडवांटेज ये है कि ओवरफिटिंग होती है जब एल्गोरिथम लाइक अगर डाटा सेट तो स्मॉल है तो देन इट्स फाइन, अगर डाटा सेट बहुत लार्ज है और जिसकी नंबर ऑफ रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगी तो उन केसेस में ये ओवरफिटिंग हो जाता है। अभी ओवरफिटिंग क्या होती है, अंडरफिटिंग क्या होती है, इसमें हम प्रैक्टिकल सेशंस में बात करेंगे तो और इसको कैसे बचा जा सकता है ओवरफिटिंग से, ताकि मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है। सेकंड एल्गोरिथम जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो रैंडम फॉरेस्ट है। और इसकी अगर आप प्रीवियस रिसर्च को देखें तो जितने भी दूसरे मशीन लर्निंग सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाला जो रैंडम फॉरेस्ट है। ये बेसिकली एक डिसीजन ट्री की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है फॉरेस्ट मीन्स ये एक से ज़्यादा डिसीजन ट्री बनाएगा और फिर जो फाइनल डिसीजन है वो वोटिंग करके लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डिसीजन ट्री बनाता हूँ तो इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरफिटिंग भी हो और चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो जाए। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा डिसीजन ट्री बनाऊंगा तो मे बी अगर एक डिसीजन ट्री में कोई एरर आता है तो 2 या 3 या 4 में उसमें क्या होगा कि वो एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और जब फाइनल वोटिंग होगी और जब उसका एवरेज आएगा दैट्स मीन वो हमारा जो रिजल्ट वो एक काइंड ऑफ ऑलरेडी जो प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। तो क्योंकि फॉरेस्ट है तो जारी बात है जो आपके पास कम्प्लेक्सिटीज भी उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज बनेंगे इन केसेस के अंदर। इसमें जो जैसे हमने डिसीजन ट्री में देखा जीनी इंडेक्स है, सेम इसमें भी है जो आपको बताएगा कि आपने जो कौन सा पर्टिकुलर वेरिएबल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जो टारगेट वेरिएबल है उसको प्रिडिक्ट करने में। इसके अलावा जो आउट ऑफ बैगेज फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है सैम्पलिंग के दौरान जो है ना वो एनालिसिस में नहीं आती, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल सेशन में चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। मैं चूँकि अभी थ्योरेटिकल पोर्शन है तो जैसा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ टर्मिनोलॉजी से। इसके अलावा बूटस्ट्रैपिंग ऑफ ट्रेनिंग जो है वो भी इसमें एक बिल्ट इन काइंड ऑफ फंक्शन है। ये आपको लाइक मॉडल को ट्रेनिंग को फास्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको ट्यून करने होंगे ताकि आपको इसकी प्रेडिक्टिव कैपेसिटी और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। उसमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा इस मॉडल को कि आपने कितने वेरिएबल्स को एट ए टाइम यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये डिफरेंट डिसीजन ट्री बनाएगा दैट्स मीन कि हर डिसीजन ट्री के अंदर ये 1 या 2 या 3 वेरिएबल्स को करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक कोई भी डाटा सेट है जिसके अंदर इनकम लेवल है, एजुकेशन है, एज है और मे बी कोई उस तरह के बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और इसमें क्या होगा फॉर एग्जांपल वो एक वक्त में एजुकेशन और इनकम को कंबाइन करके ट्री बनाएगा, मे बी नेक्स्ट टाइम में वो एजुकेशन को आपकी एज के साथ कंबाइन करके ट्री बना दे। इस तरह से वो रैंडमली डिफरेंट वेरिएबल्स को चूज करेगा और ट्रीज बनाता जाएगा और जब फाइनल डिसीजन होगी फिर उनकी वोटिंग से होगी। तो अब पी जो है वो एक वैल्यू है और इस फार्मूले से आप पी मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो आप पुट करके यहाँ पे उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि मैं 2 का ग्रुप बनाऊँ या 3 का बनाऊँ। इसके अलावा जो सेकंड पैरामीटर मुझे देखना होगा कितने नंबर ऑफ ट्रीज, लाइक मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस रन किया है, मैंने ये देखा कि जो मेरे केसेस में सबसे कम एरर था
वो लाइक 35 और 40 के बीच में आ रहा है। दैट्स मीन अगर मैं 35 से 40 के बीच में नंबर ऑफ ट्रीज बनाऊँ, सीन ट्रीज, तो मेरा ये मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए मुझे 100 या 200 या इस तरह रैंडम डिसीजन ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी डेप्थ कितनी रखी जाए वो एक मेथड यूज करते हैं बेसिकली उसको निकालने के लिए। लेकिन आई विल सजेस्ट कि अगर आप स्मॉल डाटा सेट पे काम कर रहे हैं तो उसको नन कर दें ताकि वो मैक्सिमम डेप्थ तक जाए। और अगर आप बिग डाटा के साथ काम कर रहे हैं तो फिर हम जो है ना इस पैरामीटर को क्रॉस वैलिडेशन की मदद से फाइंड करने के बाद मॉडल को ट्रेन करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी ओवरफिटिंग कम से कम है, क्योंकि ये मल्टीपल डिसीजन ट्री बनाता है। तो अगर एक डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग हुई है, 2 में हुई है, तो मे बी 35 और 40 में से ऑटोमेटिकली जब ये मेजोरिटी वोटिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली ओवरफिटिंग जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर मशीन लर्निंग जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग मेथड्स हैं उनसे। और इसकी एफिशिएंसी लार्ज डेटा सेट पे बहुत अच्छी है और ये थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम जो है एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि डिसीजन ट्री जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एल्गोरिथम ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा और इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी लार्ज हो जाएगा जब आपके पास वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके लिए आपको अच्छे कंप्यूटर्स, अच्छे जीपीयू सीपीयू सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है जो आपको कॉमनली मिलेगा वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है। और सिमिलर काइंड ऑफ रिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसमें पर्टिकुलरली एक लाइन होती है जो कि क्लासेस को डिफरेंशिएट कर रही होती है। उसे हम बेसिकली हाइपर लाइन कहते हैं। और अगर हम ये फर्स्ट शेप देखें तो एक से ज़्यादा हाइपर लाइन्स हैं। अब जाहिर बात है ये भी लाइन है जो इसको डिफरेंशिएट कर रही है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। लेकिन इसमें से कौन सी लाइन सबसे बेस्ट फिट है, जैसे कि हम रिग्रेशन में देखते हैं, तो उसको फाइंड करना बेसिकली हमारा इस एल्गोरिथम का सबसे मेन टास्क होता है, जिसे हम यहाँ पे एक कर्नल फंक्शन है उसकी मदद से करते हैं, जो कि 3 तरह का होता है, लीनियर, पॉलिनोमियल और रेडियल बेस फंक्शन। अगर आप इसकी विजुअलाइजेशन देखें तो अगर मैं लीनियर और जो आरबीएफ है उनमें जो आपको बड़ा क्लियर फर्क नजर आएगा इनको क्लासीफाई करने में। ये छोटा सा कोड मैंने एज एग्जांपल यहाँ पे रखा है। बहुत सारे पैरामीटर हैं लेकिन हम सबको नहीं छेड़ते यहाँ पे। मोस्टली हम जो है वो कर्नल और सी वैल्यू और गैमा वैल्यू के अराउंड जो है उनमें चेंजेस करके अपने एल्गोरिथम की प्रेडिक्टिव मॉडल की एक्यूरेसी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ तक जो थी वो तो सारी बात थी हमारी सुपरवाइज लर्निंग की। और मैंने वो एल्गोरिथम को आपके सामने रखा है जो कि बड़े कॉमन है और आपकी जो प्लानिंग डिसिप्लिन में भी आपको स्मॉल डाटा सेट में भी अच्छे काम करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अनसुपरवाइज की, तो जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें आपका रोल बहुत कम है और इसमें सारे डिसीजन जो है वो आपका एल्गोरिथम खुद लेगा। और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है इसलिए मैंने इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसके ग्रुप बना दिए हैं 4, जिसमें पहला नंबर जो है वो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। नेक्स्ट वन इज अनोमली डिटेक्शन है और उसके बाद न्यूरल नेटवर्क है और उसके बाद जो लेटेंट वेरिएबल मॉडल्स हैं। और इसके अगर आप फर्दर टाइप्स एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें, जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स है उनमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। अगर आपके पास टेम्पोरल डाटा लाइक टाइम सीरीज डाटा है तो आपको ये मेथड बहुत हेल्प करेगा उनकी ग्रुपिंग करने के लिए। इसके अलावा के मीन क्लस्टरिंग है, ये बहुत ज़्यादा यूज हुई है स्पेशल क्लस्टरिंग के अंदर। इसके अलावा इसकी एडवांस फॉर्म है जो कि डीपी स्कैन और ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग है, जो कि आप स्पेशल क्लस्टरिंग के लिए यूज करते हैं। अगर जियो रेफरेंसिंग काइंड ऑफ डाटा है और कोऑर्डिनेट्स डाटा तो आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। नॉर्मली डिटेक्शन से मैंने नहीं देखा अभी तक प्लैनेट्स का कोई काम, जस्ट वो एक नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बताया था रिव्यू पेपर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन थी लैंड यूज क्लासिफिकेशन के अंदर, लैंड डायनामिक्स मॉडलिंग के अंदर। तो आप उस रिव्यू पेपर को भी पढ़ सकते हैं अगर आपने मजीद इसके बारे में जानना है। क्योंकि कम्प्लेक्स किस्म का एल्गोरिथम है तो मैं इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल सेशंस में ही आपको समझा पाऊंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरी इसकी बहुत सारी जगहों पे आपको शायद अभी इस लेवल पे समझ ना आए। तो इसलिए मैंने सुपरवाइज को एक्सप्लेन किया क्योंकि वो इजी थे और बहुत कॉमन थे, और ये थोड़े कम्प्लेक्स हैं तो मैं इनको ज़्यादा प्रैक्टिकल में बात करूँगा। इसके अलावा जो लास्ट में उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट्स को वास्ता पड़ेगा वो पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, जो कि मोस्टली आप क्लस्टरिंग से पहले परफॉर्म करते हैं डाटा की डायमेंशन रिडक्शन के लिए। इसके अलावा जो थर्ड वन है वो काइंड ऑफ वेरी एडवांस है और उसकी
बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपको मिलेंगी अर्बन डिज़ाइन के अंदर। मैंने कुछ यहाँ पे रिव्यू पेपर आपको पहला दिया है जो कि मल्टी एजेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोजेक्ट्स, जो पर्टिकुलर अर्बन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो साइट सिलेक्शन है ये इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल कम्प्लेक्स, क्योंकि इसके लिए आपको बल्क ऑफ प्रीवियस डाटा सेट चाहिए होते हैं जो कि पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलते। इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बात भी नहीं की, क्योंकि अभी हमारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर इतना अच्छा काम नहीं कर रही। लेकिन इन फ्यूचर अगर इतने अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनते हैं तो फिर इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो हमें साइट सिलेक्शन के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारी बहुत हेल्प करेंगी। जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन, बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती क्या है, तो आप समझ लें कि ये एक एजेंट है और एक समझ लें कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि सारा होल्ड रखती है। इसके अलावा एजेंट समझ लें अर्बन प्लानर है जिसने डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल ये डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, आपको कुछ स्टेट्स यानी कुछ लॉज, कुछ बाय लॉज, कुछ लैंड यूज रूल्स आपको बताएंगी। एजेंट उसको सीखेगा और कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी देखेगी, अगर तो उसने एजेंट ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको एज अ रिवार्ड मतलब में भी आपको प्रूवन मिल जाएगी। अगर नहीं तो अगेन से आपको दोबारा से जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करेगी कि आप हमारे बायलॉज को देखें और दोबारा से डिसीजन लें। इस तरह से ये एक एजेंट जो है वो एक इन्वेस्टर भी हो सकता है जो कि न्यू डेवलपमेंट के लिए साइट सिलेक्शन में भी डिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इस एजेंट को ट्रेन करने में आपको बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होगा जो कि प्रीवियसली स्टोर होगा, जो कि अवेलेबल नहीं होता। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर अवेयरनेस लाने के लिए एक मकसद ये भी था इस कोर्स को बनाना, ताकि बिग डाटा और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो किस कदर हमारी हेल्प कर सकते हैं, इस तरह के जो मेथड्स जब उन पे अप्लाई होंगे और वो हमारी डिसीजन मेकिंग में कैसे हमारी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एल्गोरिथम है वो क्यू लर्निंग है, जिसे हम जो है वो डीप क्यू लर्निंग भी कहते हैं। इज अ काइंड ऑफ कम्प्लेक्स काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि साइट सिलेक्शन में आपको इस रिव्यू पेपर के अंदर मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। सो आई जस्ट एंड माई लेक्चर है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी डिफिकल्टी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को एल्गोरिथम्स को एक्सप्लोर करूँ और उस पर सेपरेट लेक्चर बनाऊँ तो काइंडली लेट मी नो, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर इतना ज़्यादा कुछ कवर नहीं हो सकेगा। सो इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ कोर्स के अंदर मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस पर बात हो सो प्लीज़ लेट मी नो सो आई कैन मेक a separate lecture or maybe separate kind of series of lecture जो कि इनकी एप्लीकेशंस को ज़्यादा डिटेल में जो है वो आपके सामने रख सकूँगा।